तो हम करने जा रहे हैं कलाम टेस्ट सीरीज के पेपर साइंस के मैनरी का एनालिसिस जो आता 25 अगस्त 2024 को। साइंस का एनालिसिस कर रहे हैं आप। ये पेपर देने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अपना चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। ये सर्च करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये पेपर डाला हुआ है, वहाँ से पेपर डाउनलोड PDF डाउनलोड करके आप पेपर देख के अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, अब शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्लांक नियतांक की विमा होगी। जो अपना प्लांक नियतांक है उसकी विमा क्या होती है? प्लांक नियतांक की विमा होती है m⁻1 l⁻2 t⁻−1। ऑप्शन नंबर 3। प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है? ऑप्शन नंबर 3। ऊष्मा चालकता की विमा होगी। दूसरा क्वेश्चन है, ऊष्मा चालकता की विमा क्या होती है? ऊष्मा चालकता की विमा होती है अपनी m⁻1 l⁻1 t⁻−3 और k⁻−1। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, निम्न में से कौन सा मात्रक विद्युत शक्ति का नहीं है? विद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा नहीं है? वाट भी नहीं होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर भी नहीं होता है। तो वाट भी होता है और वोल्ट इंटू एम्पियर भी होता है, एम्पियर स्क्वायर ओम भी होता है, लेकिन वोल्ट ओम इंटू मीटर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें, y बराबर a sin ओमेगा कोष्टक x/v-k एक तरंग का समीकरण है जहाँ ओमेगा कोणीय वेग तथा v रेखीय वेग है, तो k की विमा होगी। तो k की विमा क्या हो जाएगी? यहाँ से k की विमा हो जाएगी आपकी t। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि E सबसे जीरो निर्वात की विद्युतशीलता तथा E विद्युत क्षेत्र हो तो 1/2 E0 का स्क्वायर की विमा होगी। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर 4 m⁻1 l⁻−1 t⁻−2। ऑप्शन नंबर 4। गतिशीलता म्यू की विमा होगी। जो गतिशीलता म्यू है उसकी विमा होगी m⁻−1 l⁻0 t⁻2 a⁻1। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसकी इकाई है? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी इकाई है? देखो, आवेश की नहीं होती है वोल्ट इकाई होती है, आवेश की नहीं होती है, विभवांतर की नहीं होती है, विद्युत धारा की नहीं होती है, किसकी होती है? ऊर्जा की होती है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि z बराबर 1/4 b² हो तथा ABCD के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, 2% तथा 4% हो, तो 2 के मापन की प्रतिशत त्रुटि होगी। तो ये प्रतिशत फॉर्मूले से होगा कौन सा? ∂z/z वाला फॉर्मूला लगेगा इंटू 100। इस फॉर्मूले से किया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन कलामने वालों ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया है। लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 16%। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि m बराबर m⁻0 अपॉन √1-v² जहाँ m कण का चल द्रव्यमान m0 विराम द्रव्यमान तथा v चाल है, तो अक्ष का मात्रक क्या हो जाएगा? तो आपका अक्ष का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। किसी गोले की व्यास के मापन में 2% की होती है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल के मापन में प्रतिशत की त्रुटि होगी। प्रतिशत की त्रुटि कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि a बराबर a-x² अपॉन b तो t में a/b की विमा याद कीजिए तथा f बल अक्ष दूरी तथा t समय है, तो विमा क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी आपकी m⁻1 l⁻1 t⁻−1। ऑप्शन नंबर 3। स्टीफन नियतांक सिग्मा का मात्रक है। जो स्टीफन नियतांक है उसका सिग्मा का मात्रक क्या होता है? w m⁻2 और k⁻4। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है? जूल प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम या जूल प्रति कूलम इंटू मीटर। तो यहाँ से आपका नहीं है जूल प्रति कूलम।
विद्युत क्षेत्र का मात्रक जूल प्रति कूलम्ब नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। सरल आवर्त गति करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल टी बराबर पी की पावर ए डी की पावर बी एस की पावर सी से प्रकट किया जाता है, जहाँ पी बराबर दाब, डी बराबर घनत्व और एस बराबर पृष्ठ तनाव है, तो ए बी सी के मान होंगे। तो ए बी सी के मान कितने होते हैं आपके? -3/2। ए का मान होगा -3/2, बी का मान होगा 1/2 और सी का मान होगा 1, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, समान विमाओं वाले युग्म का चयन कीजिए। जो समान विमा होती है उस युग्म का हमें चयन करना है। तो समान विमा किसकी किसकी होती है? ये तो कार्य की होती है, बल्कि बलागुण, कार्य और बलागुण की सीमा क्या होती है? बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर यहाँ से। निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। देखो निम्नलिखित सम्मिलित करना है हमें। धारिता का मतलब होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति जूल, ऑप्शन नंबर 4। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रा होता है वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स, ऑप्शन नंबर 2। प्रतिरोध का मात्रा होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबकशीलता का मात्रक होता है। जो चुंबकशीलता है उसका मात्रक क्या होता है? चुंबक का हेनरी प्रति मीटर भी होता है, टेस्ला मीटर इन प्रति एम्पियर भी होता है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, P बराबर A0 LV/T में A0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता L लंबाई V विभवांतर तथा T समय है, तो P की विमाएं समान है। तो P की विमाएं समान है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? धारा की। किसके समान है? धारा के समान है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि दो राशियों का मान a बराबर 1.0 m प्लस माइनस 0.2 m, b बराबर 2.0 प्लस माइनस 0.2 m है, तो रूट a.b का मान होगा। तो आपका यहाँ से मान क्या होगा? 1.4 m प्लस माइनस 0.4 m होगा, या 1.4 m प्लस माइनस 0.15 m होगा, 1.4 m प्लस माइनस 0.3 m होगा, 1.4 m प्लस माइनस 0.2 m होगा। तो यहाँ से मान होगा आपका 1.4 m प्लस माइनस 0.2 m। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1.10⁻12 डायनी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो MKS मात्रक पद्धति में इसका मान होगा। तो इसका मान MKS पद्धति में इसका मान कितना होता है? 1.9 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 21 देखो, यदि P Q R ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनके विमीय सूत्र विभिन्न है, तो निम्न में से कौन सा संयोग सार्थक राशि को व्यक्त नहीं करता है? सार्थक राशि को व्यक्त नहीं करता है। पी क्यू प्रति आर, P माइनस क्यू प्रति आर, पी आर माइनस क्यू स्क्वायर प्रति आर, आर प्लस क्यू प्रति P। तो यहाँ पर कौन सा सार्थक व्यक्त नहीं करता है? तो यहाँ पर सार्थक व्यक्त नहीं करता आपका PR माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर। बी नहीं करता है और डी नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, बी और डी। दो राशियाँ ए एवं बी का परिमाण क्रमशः 20 इकाई तथा 30 इकाई है तथा उनके मध्य कोण 60 डिग्री है, तो इसके परिणाम सदिश का परिणाम होगा। तो इसके सदिश का परिणाम कितना हो जाएगा? 10√19। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि सदिश ए सदिश प्लस सदिश बी सदिश के बीच कोण थीटा हो तथा a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तब निम्न कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखो 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, पाई/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई/2, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई/2। तो यहाँ से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई/2, ऑप्शन नंबर 3।
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यदि ए कैप बी कैप सी कैप एकांक सदिश है तथा ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप बराबर 0 है तो ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप का मान होगा। तो ये मान कितना हो जाएगा आपका -3/2, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि ए बराबर 3ik प्लस jk प्लस 2k है का XY समतल में परिमाण होगा। XY समतल में परिणाम कितना हो जाएगा? XY समतल में परिणाम होगा √10, कि XY समतल में y बराबर z बराबर 0 तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? √a² प्लस b² प्लस c²। तो 9 + 1 10, √10, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यदि मापांक ए सदिश बराबर 3, मापांक बी सदिश बराबर 4, ए डॉट बी बराबर 6 तो मापांक ए क्रॉस बी का मान होगा। तो ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा? देखो 6√3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? यदि दो सदिश ए सदिश प्लस तथा बी सदिश का परिणाम समान है तो मापांक ऑफ ए सदिश बराबर मापांक ऑफ बी सदिश बराबर ए है तो इसके मध्य कोण थीटा है। तो ए सदिश प्लस बी सदिश का मान होगा। तो ए सदिश प्लस बी सदिश का मान कितना होता है? 2a cos θ/2, ऑप्शन नंबर 1। यह मैथ का क्वेश्चन है वेक्टर सदिश का, वहाँ पर करवाया है मैंने, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है हमें, सदिश ए सदिश बराबर 5ik प्लस 5j द्वारा अक्ष तथा वाई अक्ष के साथ बनाए गए कोण का मान होगा। अक्ष तथा वाई अक्ष के साथ बनाए गए कोण का मान कितना होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उत्तर की ओर गति करती हुई कार पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है तथा उसी चाल से गति करती हुई है, उसके वेग में परिवर्तन होगा। उसके वेग में कितना परिवर्तन हो जाएगा? उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा 20√2 SW, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है आपको? चित्रानुसार सही विकल्प चुनना है आपको। चित्रानुसार सही विकल्प चुनना है। P प्लस क्यू बराबर आर, पी आर प्लस पी बराबर क्यू, आर प्लस क्यू बराबर पी, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। तो यहाँ से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 में आर सदिश प्लस क्यू सदिश बराबर पी सदिश, ऑप्शन नंबर 3। यदि सदिश ए बराबर cos ωt ik प्लस sin ωt jk तथा सदिश बी बराबर cos ωt/2 ik प्लस sin ωt/2 jk समय के फलन है तो t का वह मान क्या होगा जिस पर ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगी। तो परस्पर लंबवत किस पर होंगे? ये t बराबर π/ω, ऑप्शन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, ए बराबर 3ik प्लस jk न्यूटन का एक बल वस्तु पर आरोपित है जो उसे एस सदिश बराबर 3ik प्लस 4jk मीटर विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 25 जूल, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? यदि सदिश ik प्लस jk प्लस kk बराबर 3ik किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का निरूपित करता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल मैट्रिक्स से भी काट सकते हो आप, 1/2 मान के। i कैप जे कैप 111 और 300 सी इकाई का मान हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 3/√2 इकाई। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, देखो, दो सदिश ए तथा बी का परिणाम समान है। यदि ए प्लस बी का परिणाम ए सदिश माइनस बी सदिश के परिणाम के n गुने के बराबर हो तो ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण होगा। तो ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण कितना हो जाएगा? cos इनवर्स n² - 1/n² + 1, ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 35 देखो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 35 है, एकांक सदिश के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है हमें। तो एकांक सदिश है, उसके संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। एकांक सदिश का परिणाम एक होता है। एकांक सदिश का परिणाम हमेशा एक ही होता है। एकांक सदिश की कोई विमा नहीं होती है। एकांक सदिश की कोई विमा नहीं होती है। एकांक सदिश का कोई मात्रक नहीं होता। एकांक सदिश का कोई मात्रक नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसी द्रव्य का प्रारंभिक तथा अंतिम तापमान 69.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस एवं 78.3 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस है, तो द्रव्य में तापमान में वृद्धि याद कीजिए। तो तापमान में वृद्धि कितनी हो जाएगी यहाँ से, 8.6 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपका। देखो मुझे ये आते नहीं आपकी क्वेश्चन, पर मैं एनालिसिस करवा देता हूँ। किसी ठोस घन को की भुजा मापने में 2% एवं द्रव्यमान माप में 3% की त्रुटि होती है, तो घन की घनत्व के मापन में कितनी प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी। तो ये त्रुटि हो जाएगी आपकी 9%। यदि सदिश 20 बराबर लेमडा एच सदिश है जहाँ लेमडा ऋणात्मक संख्या है, तो सदिश 20 सदिश एक के समांतर है या सदिश 20 सदिश एक के लंबवत है। सदिश 20 सदिश एक के प्रति समांतर है। तो कौन सा सही है आपका यहाँ पर जो सदिश बी है, सदिश एक के क्या है, समांतर है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 है ना, 39 देखिए। 39 क्वेश्चन क्या है आपका। यदि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर सी हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। सी लंबवत है ए के, या सी लंबवत है बी के, या सी समांतर है बी के, या सी लंबवत है ए प्लस बी के। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। गलत आंसर ये भी सही है, सी समांतर है बी के, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। एक सदिश पी यदि एक्स वाई जेड अक्षों के साथ क्रम से अल्फा बीटा गामा को कोण बनाता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कितना हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होता है, 2। ये तो मेरी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 41 आपको दे रखा है, सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 आर्क सेकंड है। पृथ्वी के से सूर्य की दूरी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है, तो सूर्य के व्यास होगा। एक आर्क सेकंड बराबर दे रखा है आपको 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। किन्हीं 42वां क्वेश्चन देखिए। किन्हीं दो सदिश ए तथा बी के लिए ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस मापांक ऑफ ए क्रॉस बी हो, तो ए सदिश प्लस बी सदिश का परिणाम कितना होता है। ए सदिश और बी सदिश का परिणाम होता है आपका ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2ab। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 है, दैनिक प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर निम्न में किस राशि का मात्रक नहीं है। जो आपको दे रखा है, देखो 43वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन है दैनिक प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर निम्न में किस राशि का मात्रक नहीं है। ताप का नहीं है, प्रतिबल का नहीं है, विकृति का नहीं है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का नहीं है। तो आपका ये मात्रक नहीं है, विकृति का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है आपका, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, उसे कौन सा सिद्धांत कथन सही है, ये देखना है हमें। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं अणु, भार, रंग आदि गुणों में, तो ये सही है। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक संयोग में भाग नहीं लेती है। रासायनिक संयोग में परमाणु की सबसे छोटी इकाई तो भाग तो लेती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में सहयोग करते हैं तथा बनने वाले पदार्थ को अणु कहा जाता है। यह सही है आपका। किसी भी भौतिक राशि और रासायनिक परिवर्तन में परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकते और नहीं नष्ट किया जाता है, ये सही है। तो आपका 1, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं। जो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसके कितने मोल होते हैं। उसके मोल होते हैं आपके
0.05 मोल, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है आपके? क्वेश्चन नंबर 46 है, पानी की एक बूंद जिसका द्रव्यमान 0.05 ग्राम है में उपस्थित अणुओं की संख्या बताइए। H बराबर 1 है और O बराबर 16 है, तो पानी की अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ से अणुओं की संख्या हो जाएगी आपकी 1.672 इंटू 10⁻21 अणु, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है, वह इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 kg है, तो इसका आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका आणविक सूत्र होता है C2H4Cl2, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 48 है, 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा ग्राम में होगी। जो 16 ग्राम मेथेन है उसकी दहन से जल की मात्रा ग्राम में कितनी होगी? तो ग्राम में उसकी मात्रा हो जाएगी आपकी 36 ग्राम H2, ऑप्शन नंबर 2। H स्पेक्ट्रम क्या दर्शाता है? जो H स्पेक्ट्रम है वो दर्शाता है क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर को। किसको दर्शाता है? क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर को, ऑप्शन नंबर 3। किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का निर्धारण निम्न में के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अधिकतम संख्या का निर्धारण वो किया जाता है आपका 4l+2 के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 51 है, आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था? जो आधुनिक आवर्त नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था आपका मोजले द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्षारीय मृदा धातु तत्वों के संदर्भ में असत्य कथन बताना। जो क्षारीय मृदा धातु है उनके बारे में असत्य कथन बताना है। क्षारीय मृदा धातु तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं, ये सत्य कथन है। ये सभी क्रियाशील धातुएं होती है, ये भी सही है। इनके आयनन एंथैल्पी के मान बहुत अधिक होते हैं। जो इनके आयनन एंथैल्पी के मान बहुत अधिक नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर असत्य कथन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा 16.4 मोल अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए? जो 16.4 मोल है अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन कितने मोल चाहिए? नाइट्रोजन के मोल चाहिए आपको 8.2 मोल, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। मानक ताप व दाब पर किसी आदर्श गैस के 1 ml में उपस्थित अणुओं की संख्या होगी। तो 1 ml में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2.69 इंटू 10⁻19, ऑप्शन नंबर 2। बोर मॉडल के बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 55 है, बोर मॉडल के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथनों के बारे में बताना है। तो देखिए दे रखा है, बोर मॉडल की सीमाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त द्विक रेखाओं की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। चुंबकीय क्षेत्र, जीवान प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्र में स्टार्क प्रभाव स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को यह स्पष्ट नहीं कर सका। भारी तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका। तो आपका 55 आंसर क्या आ जाएगा? तो इसमें भारी तत्व स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, ये गलत है। 1 और 2 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दे रखा है? पी ब्लॉक के तत्वों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार। जो आपका पी ब्लॉक है उसके तत्वों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो देखो, पी ब्लॉक की धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, उत्कृष्ट गैस सभी सम्मिलित है। इस पी ब्लॉक में धातुएं, अधातुएं, उत्कृष्ट गैस सभी सम्मिलित है, ये भी सही है। अधातुओं का क्रियाशील वर्ग 17 हेलोजन लवण बनाने में संबंधित है, ये भी सही है। अधातुओं की क्रियाशील वर्ग 16 चालकोजन एस्क बनाने की क्षमता संबंधित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व है। निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व कौन सा है? तो संक्रमण तत्व कौन सा है? कॉपर, ऑप्शन नंबर 2। जिंक नहीं है, कैडमियम नहीं है, ये नहीं है। सम इलेक्ट्रॉनिक ये श्रेणी के 4 तत्व है।
एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम प्लस नियोन के बढ़ते हुए आकार का सही क्रम है। जो बढ़ते हुए आकार का सही क्रम है वो क्या हो जाएगा? देखो, एल्यूमिनियम +3 लेस देन मैग्नीशियम +2 लेस देन सोडियम प्लस लेस देन नियोन। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, आवर्त सारणी में सार धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान होगा। जो आवर्त सारणी है उसमें सार धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान कितना होता है? न्यूनतम होता है। मेडलीव के क्वेश्चन नंबर 60 है, मेडलीव के आवर्त नियम का आधार था। जो मेडलीव है उसके आवर्त नियम का आधार क्या था? परमाणु भार था। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है? कार्बन की होती है, बोरॉन की होती है, नाइट्रोजन की होती है, ऑक्सीजन की होती है? सर्वाधिक एंथैल्पी होती है आपकी नाइट्रोजन की। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डोबेनियट्रिक नहीं है? जो डोबेनियट्रिक है वो कौन सा नहीं है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या क्लोरीन, बोरॉन, आयोडीन, सल्फर, सिलिकॉन और ये क्या है? टी। तो 62 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 62 में हो जाएगा, देखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एसआर। ऑप्शन नंबर 2। ये डायबेनियट्रिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से किस युग्म के लिए न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं होता है? जो न्यूलैंड है उसके अष्टक नियम कौन से तत्वों पर लागू नहीं होता है? लिथियम, सोडियम, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बोरॉन। तो कौन से तत्व पर लागू नहीं होता है? ये लागू नहीं होता क्लोरीन और बोरॉन के ऊपर। ऑप्शन नंबर 4। मोसले के आवर्त नियम के अनुसार कौन सा संबंध सही है? तो मोसले है उसके आवर्त नियम के अनुसार कौन सा संबंध सही है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा आपका √20 समानुपाती होता है जेड के। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अपना आर्गन 3d10 4s1। ऑप्शन नंबर 4। परमाणु संख्या Z बराबर 115 वाला तत्व है, निम्न में से किस में रखा जाएगा? जो परमाणु संख्या Z बराबर 115 वाला तत्व है वो किस में रखा जाएगा? ये रखा जाएगा आपका 7th पीरियड VA ग्रुप। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, कौन सा कथन गलत है? स्क्रीनिंग प्रभाव वर्ग में नीचे की ओर बढ़ता है, जेफ वर्ग में नीचे की ओर बढ़ता है, जेफ एक आवर्त में बढ़ता है, या सभी? तो गलत कथन चुनना था हमें, गलत कथन हो जाएगा। तो जेफ वर्ग में नीचे की ओर बढ़ता है, ये स्लेयर के नियम के अनुसार ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर 2 गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? निम्नलिखित में से त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है? जो त्रिज्या हैं उनका कौन सा क्रम सही है? तो उनका क्रम सही हो जाएगा आपका H+ लेस देन लिथियम प्लस लेस देन हाइड्रोजन माइनस। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है आपका? 69 दे रखा है आपका, परमाणु की किस समूह की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है? परमाणु की किस समूह की त्रिज्या लगभग समान होती है? किस समूह की त्रिज्या लगभग समान होती है? वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर 3 फेरस, कोबाल्ट, निकल। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, किसी तत्व के समस्थानिक का आयन विभव होगा। क्या तत्व है कि समस्थानिक का आयनन विभव कितना होगा? तो आयनन विभव होता है समान। ऑप्शन नंबर 1। हेलोजन समूह में नीचे जाने पर निम्न में से क्या करते हैं? जो हेलोजन समूह है, ये गेतर क्वेश्चन दे रखा है, हेलोजन समूह है जो नीचे जाने पर निम्न में से क्या करता है? तो हेलोजन समूह नीचे जाने पर आयनन विभव करता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम बताना है हमें, तो सही क्रम हो जाएगा बोरॉन लेस देन नियोन लेस देन ब्रोन लेस देन कार्बन। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु
के स्थिर विन्यास से प्रभावित होता है। जो परमाणु है उसके स्थिर विन्यास से कौन सा प्रभावित होता है? विद्युत ऋणात्मकता, आयनीकरण क्षमता या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यहाँ से प्रभावित होता है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनीकरण क्षमता, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है आपका? निम्नलिखित में से सबसे कम और सबसे अधिक धुरीय बंधन क्रम है। जो धुरीय बंधन है सबसे कम और सबसे अधिक धुरीय बंधन क्रम से है, किसका है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। बी, ए और डी। तो कार्बन, आयोडीन और फास्फोरस, क्लोरीन। ए और डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सबसे अधिक धुरीय बंधन। 75 क्या है? यदि y की पावर -2 में प्रोटॉन की संख्या 18 है तो y की पावर +3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिक्रणन प्रयोगों में इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा संबंधित है। परमाणु का द्रव्यमान और धनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित होते हैं। नाभिक में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। परमाणु का द्रव्यमान और धनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट का चयन कीजिए। आइसो जो इलेक्ट्रॉनिक सेट है उसका हमें चयन करना है। तो ये चयन हो जाएगा आपका Na+H3O+, NH+, एक तो ये हो जाएगा। एक हो जाएगा CO3-2, NO3-HNO3, HCO3-, दूसरा भी हो जाएगा और तीसरा भी हो जाएगा। चौथा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ऐसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है आपका? बोर के सिद्धांत ने यह समझने में मदद की कि उत्तेजित हाइड्रोजन गैस एक निश्चित रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, ऑप्शन नंबर 3। He+ आयन की मूल अवस्था में से तीसरी उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? एक इलेक्ट्रॉन है उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन n=4 से n=1 अवस्था में जाता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। जो बामर श्रेणी है उसकी अंतिम रेखा की तरंगदैर्ध्य की गणना करनी है। तो इसकी गणना करने पर कितना आता है आपका? 3648 एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर 3। 5s कक्षक के लिए NLM के मान होंगे। तो 5s कक्षक है उसके लिए NLM का मान बताना है। तो LMN का मान होता है 500, ऑप्शन नंबर 1। 4p में कुल कितने नोड होते हैं? जो 4p है उसमें कितने नोड होते हैं? कुल 3 नोड होते हैं। 4p में कितने नोड होते हैं? 3 नोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता से दुगनी हो तो वेग में अनिश्चितता होगी। तो वेग में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी? 1/2m√h/2π, ऑप्शन नंबर 2। इनमें से कौन सा गलत है? डी ब्रोगली तंदेरी λ=h/me, m बराबर लैम्डा है क्या है पता नहीं। कण का द्रव्यमान v, m है वो कण का द्रव्यमान है, m ये स्पेस छूटा हुआ यहाँ पर। द्रव्यमान v बराबर कण का समय है। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार del E इंटू del T ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अर्धपूरित एवं पूरित कक्षकों का उच्च स्थायित्व, उच्च विनिमय ऊर्जा, उच्च समिति, अधिक असंतुलित व्यवस्था के कारण है। हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए 2s कक्षक की ऊर्जा 2p कक्षक की ऊर्जा कम होती है। तो 85 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गलत खत्म किया जाएगा 4। हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए 2s कक्षक की ऊर्जा 2p कक्षक की ऊर्जा से कम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 86।
क्वेश्चन नंबर 86 क्या है अपना, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आई बी व आई बी समूह के तत्व डी खंड तत्व है। वी ए समूह के तत्वों में उपधातु नहीं है। आई ए व आई ए समूह के सामान्य तत्व हैं, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। 4B समूह के तत्व है। 10GR HF व RF है, ये भी सही है। तो VA समूह के तत्व उपधातु नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। मेंडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया। देव संकर संकरण, एक संकर संकरण, पूर्वज संकरण या परीक्षण संकरण। तो ये कहता है आपका एक संकर संकरण से मेंडल ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 आपका, मेंडल के नियम किस पर लागू नहीं होते हैं। जो मेंडल के नियम है वो लागू नहीं होते हैं, वो मिराबिलस में पुष्प रंग की वंशागति पर लागू नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पर। लाल RR और सफेद WW में संकरण में सभी संततियाँ गुलाबी RW होती हैं। यह दर्शाता है कि जोन R है। जोन R कौन सा दर्शाता है ये दर्शाता है अपना अपूर्व प्रभावी। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, यदि मेंडल अपने अध्ययन में संलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों को चुन लेता है तो इसकी खोज नहीं कर पाता। तो किसकी खोज नहीं कर पाता, पृथक्करण के नियम की या प्रभाविता के नियम की या स्वतंत्रता अपव्यय नियम की या एकल लक्षण नियम की। तो नब्बे में आसन हो जाता है, या स्वतंत्र अपव्यय नियम की खोज नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, यदि माता और पिता में एक रुधिर वर्ग ए है तथा दूसरे का बी है तो उनकी संतान का संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा। तो ए और बी है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है या ओ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 91 में, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, मेंडल के प्रयोगों के परिणामों का पुनः प्रकाशन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। पुनः प्रकाशन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वो थे आपके डिब्रीज थे, शेरमार्क थे और कोरेंस थे। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, निकटतर संबंधियों के मध्य विवाह को रोका जा सकता है क्योंकि यह प्रेरित करता है। निकटतर संबंध है उनके संबंधियों के मध्य विवाह को रोका जाता है क्योंकि यह प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है, 93 में ये प्रेरित करता है अप्रभावी एलियस को पास आने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी एलील जो दूसरी एलील की उपस्थिति में अपना प्रभाव छोड़ने में असमर्थ रहती है वो क्या कहलाती है, वह कहलाती है आपकी अप्रभावी। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 95 है, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2PD में फिनोटाइप लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या प्राप्त हुआ। जो फिनोटाइप अनुपात है क्या प्राप्त हुआ, उसका अनुपात प्राप्त हुआ था आपका 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर 2। एलील होता है, एलील क्या होता है, एलील होता है आपका जिन जोड़े का एकांतरित रूप। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 97 है, एक आनुवंशिक क्लोन है। आनुवंशिक क्लोन क्या होता है, एक जो आनुवंशिक क्लोन है वो होता है अलैंगिक रूप से उत्पादित होमोजाइगस पादप। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 98 है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 जोड़ी लक्षणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पादप की ऊंचाई सम्मिलित नहीं है, पत्ते की आकृति सम्मिलित नहीं है, या फली की आकृति सम्मिलित नहीं है, या फली का रंग सम्मिलित नहीं है। तो ये पत्ते की आकृति सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कवक व पादपों में जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण में कोशिका भित्ति खाते हैं, इसको कोशिका भित्ति नहीं खाते हैं। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सूत्र कणिका तथा हरित लवक अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग है। रसदानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो 2 और 3 सही है आपकी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। नहीं,
कोशिका भित्ति भी कहते हैं इसको 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा भाई। मैंने नीचे वाले का आंसर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 100 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है? मानव रक्त शर्करा। ग्लूकोज क्या होता है? मस्तिष्क शर्करा। सुक्रोज क्या होता है? व्यापारी शर्करा। लैक्टोज क्या होता है? दूध शर्करा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 101, सिंगर व निकोलस के अनुसार प्लाज्मा जेली की तरल मोजेक मॉडल में, जो तरल मोजेक मॉडल है उसमें क्या सम्मिलित है? उसमें सम्मिलित है आपका फॉस्फोलिपिड मध्य में एक द्विआण्विक परत बनाते हैं। जो सिंगर और निकोलस के अनुसार प्लाज्मा जेली में तरल मोजेक है वो ऑप्शन नंबर 3 फॉस्फोलिपिड मध्य में एक द्विआण्विक परत बनाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक को कोशिका का अंतर सहजीवी खा जाता है। अंतर सहजीवी क्यों खा जाता है? इनको खा जाता है क्योंकि उनका अपना न्यूक्लिक अम्ल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का खुद का क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, सीलिया तथा फ्लैजिला दोनों है। जो सीलिया और जो फ्लैजिला है वो में दोनों में क्या माइटोट्यूबुलस की 9+2 अवस्था होती। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र का कौन सा भाग जीव के आयुवन से संबंधित है? जो जिनका आयुवन है उससे संबंधित कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा टीलोमियर। ऑप्शन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 105 देगी। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? क्वेश्चन नंबर 105 है, जो प्राणी कोशिका के भीतर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? जो प्राणी कोशिका है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है कोशिका द्रव्य में और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद राइबोसोम पर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, निम्नलिखित में वह कौन सी संरचना है जो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभियान करती है? वो है प्लाज्मोडेर्मेटा। ऑप्शन नंबर 2। वह गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु एक शरीर के समीप होता है उन्हें क्या खा जाता है? उन्हें खा जाता है अगर बिंदु खा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 108 है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओम्निबस सेलुला ई सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? इस कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? ये कल्पना की थी आपके रुडोल्फ विर्चोव ने की थी। 109 क्वेश्चन, निम्न कथनों विचार। सेलुलोज बहुसर्कराइड पृथ्वी पर विद्यमान सबसे प्रचुर कार्बनिक पदार्थ है। स्टार्च साकित एमाइलोज असाकित एमाइलोपेक्टिन से बना होता है। यह गलत बात है, एमाइलोपेक्टिन से नहीं बना होता है। माल्टोस एक डाइसेकेराइड का उदाहरण है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, पादपों में साइटोकाइनेसिस किस क्रम में होता है? जो पादपों में साइटोकाइनेसिस है वो किस क्रम में होता है? वो अपकेंद्री तथा कोशिका पट्टी निर्माण में होता है। ऑप्शन नंबर 2। कोएजमेटा का बाईवेलेंट के सिरों की तरफ सरकना कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकना कहलाता है आपका उपांति भवन। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए। क्वेश्चन नंबर 112 है आपका, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या को सबसे अच्छी तरह से गिना जा सकता है? जो कोशिका विभाजन है किस अवस्था को गुणसूत्रों की संख्या में सबसे अच्छी तरह से गिना जा सकता है? ये गिना जा सकता है आपको मेटाफेज में। ऑप्शन नंबर 2। विभाजन अवस्था तथा डीएनए द्विगुणन आरंभ होने के मध्य का अंतराल कहलाता है। तो आरंभ होने के मध्य का जो अंतराल है वो क्या कहलाता है आपका? जीवन फेज। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। क्वेश्चन नंबर 114 है आपका, कोशिका चक्कर में संश्लेषण अवस्था का दौरान क्या होता है? जो संश्लेषण कोशिका चक्कर में जो संश्लेषण प्रावस्था के दौरान क्या होता है वो हमें बताना है। देखो, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, या गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, या 2 केंद्रों का निर्माण होता है, या ट्यूबिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो
तो आपका होता है जो डीएनए और हिस्टोन के प्रोटीन का क्या हो जाता है, संश्लेषण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर उत्परिवर्तन के संदर्भ में निम्न पर विचार करना है हमें। तो देखो, यह डीएनए अनुक्रम में बदलाव की घटना है, ये सही बात है। दात्र कोशिका सुरक्षता बिंदु उत्परिवर्तन द्वारा होने वाला रोग का प्रतिष्ठित उदाहरण है, ये भी सही है। प्रावैंगनी विकिरण भौतिक रासायनिक कारकों का उत्प्रेरण पर कोई प्रभाव नहीं प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 है आपका, आरएनए के संदर्भ में पर विचार करना है हमें। जब मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जो आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ये सही बात है। थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक होता है, ये भी सही है। मुख्यतः द्विरिज्यु होता है, ये गलत बात है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 क्या आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सत्य कूट का चयन करना है हमें। तो सत्य कूट का चयन करना है। डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होता है, ऑप्शन नंबर 4। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कौन सा होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है अक्ष गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि। टर्न सिंड्रोम क्या होता है, अक्ष गुणसूत्र का अभाव। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, 18 जोड़े में अतिरिक्त गुणसूत्र। ये तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, क्वेश्चन नंबर 118 आपका, निम्नलिखित प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एमआरएनए, राइबोसोम, एमिनो अम्ल या ऊर्जा, कौन कौन से तत्व आवश्यक है, तो 118 में आ जाएगा, चारों आवश्यक है। एमआरएनए, राइबोसोम, एमिनो अम्ल, ऊर्जा। आरएच स्पेक्टर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जो आरएच स्पेक्टर होती है, जो उपस्थित होती है किसमें उपस्थित, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 क्या है, डीएनए कुंडली का पैकेजिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो डीएनए कुंडली है, उसके पैकेजिंग के निम्न संदर्भों में विचार करना है। एक प्रारूपिक केंद्र में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले बंधे होते हैं, उन्हें हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो अच्छे ढंग से बंधे होते हैं उन्हें गाढ़े रंग में दिखाई देते हैं, उन्हें यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन केंद्रक में डोरी या बीड्स की तरह दिखाई देते हैं। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन आपका केवल ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, केवल 3। तो ऑप्शन नंबर देखो 1 सही हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 क्या है, क्वेश्चन नंबर 121, गैर सजातीय गुणसूत्रों की विनिमय क्या कहलाता है, जो गैर सजातीय उनका विनिमय क्या कहलाता है, उनका विनिमय कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर 21 रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पादपों में शर्करा का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज एक अपचायक शर्करा है। सेक्रिन, ग्लूटामेट तथा थोमेटिक का उपयोग मधुमेह रोगियों के द्वारा किया जाता है। कौन से सत्य है ये बताना है। तो ये हमारा पादपों में शर्करा का स्थान सुक्रोज के रूप में होता है, ये सत्य है हमारा। सुक्रोज का एक अपचायक शर्करा नहीं है। सेक्रिन, ग्लूटामेट, थोमेटिक का उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए किया जाता है, सही है। तो आपका 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, वसा के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वसा में ग्लाइकोसिडिक होते हैं। अलसी में ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है। तो 123 में क्या हो जाएगा आपका, केवल 2। अलसी में ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है, वसा में ग्लाइकोसिडिक बंध नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 क्या होगा, देखो, निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या 1 होती है। मेटाफेज गुणसूत्र में डीएनए की अणुओं की संख्या 2 होती है। द्विरज्जु डीएनए में मध्य उपस्थित एच बंधु को तोड़ने का कार्य हेलिकेज द्वारा किया जाता है, हेलिकेज द्वारा किया जाता है। तो सत्य कथन बताना हमें, तो ऑप्शन नंबर तीनों ही सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 125 है आपका, cDNA mRNA प्रोटीन उपरोक्त आरेख में ए और बी को पहचाना हमें, तो ए और बी क्या हो जाएगा आपका, ए तो हो जाएगा केंद्रक और बी क्या हो जाएगा कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 है आपका, निम्न में से वेस्टर्न ब्लास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो वेस्टर्न ब्लास्टिंग तकनीक है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, वो किया जाता है प्रोटीन का पृथक्करण और पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन संश्लेषण में प्राथमिक एमिनो एसिड कौन सा होता है, जो एमिनो एसिड कौन सा होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 मेथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, गुणसूत्रों के जिन्हों के समूह का किस प्रकार के पुनर्व्यवस्थापन की गुणसूत्र में उनका क्रम उत्क्रमित हो जाता है कहलाता है, उत्क्रमित हो जाता है या कहलाता है आपका इनवर्जन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 129 है, प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावन तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है तथा कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका सेंटोपिंजर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, क्वेश्चन नंबर 130 है आपका, निम्न में से वह परिघटना जो स्वतंत्र अपव्यय नियम का अवहेलना करती है। स्वतंत्र अपव्यय नियम की अवहेलना कौन सी संरचना करती है, विसंयोजन करता है, संलग्नता करता है, विनिमय करता है या प्रभाविकता करता है, तो कौन सा करता है, तो ये संलग्नता करता है। स्वतंत्र अपव्यय नियम की अवहेलना कौन करता है, संलग्नता करता है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विमान शिक्षण के अनुप्रयोग के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। समाधान की वैकल्पिक विधि का सुझाव देना यह संबंधित है। दिए गए आंकड़ों के बीच संबंध स्थापित करना यह भी संबंधित है। आंकड़ों की पर्याप्तता व प्रासंगिकता का पता लगाना यह भी संबंधित है। सूत्र आकृति और अवधारणा का प्रत्याभिज्ञान करना यह संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, क्वेश्चन नंबर 132 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। जो भावात्मक पक्ष है उसके अंतर्गत नहीं आता है, वो अनुकरण नहीं आता है। आग्रहण आता है, अनुक्रिया आता है, अवमूल्यन आता है। लेकिन अवतरण शिक्षण मेथड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपके, अनुकरण नहीं आता है। 133 है, निम्नलिखित में सिम्पसन द्वारा प्रस्तुत क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल उद्देश्य हैं। कौन कौन से शामिल उद्देश्य हैं, तो क्वेश्चन नंबर 133 में आपका आंसर हो जाएगा देखिए, सिम्पसन द्वारा प्रदत्त क्रियात्मक पक्ष के वर्गीकरण में अंतर्गत शामिल उद्देश्य है। प्रत्यक्षीकरण है, व्यवस्थापन है और जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया है। कार्य संबंधी नियोजन नहीं है, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 आंसर। ये अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट, इस पर ये पेपर डाला हुआ है, वहाँ से ये पेपर आप दे सकते हो ज्वाइन करके। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 134 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134 क्या है, निम्नलिखित से ज्ञान उद्देश्य से संबंधित नहीं है। जो ज्ञान उद्देश्य है उससे संबंधित नहीं है। जो मापन भी संबंधित है, परिभाषा भी करना भी संबंधित है, लिखना भी संबंधित है, लेकिन तुलना करना संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के बलों वर्गीकरण के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करने हैं हमें। तो अवबोध होता है, वो क्या होता है, अवबोध होता है अपना अनुवाद करना। विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण होता है अलग करना, डिफरेंस। संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण होता है सारांश देना। और मूल्यांकन क्या होता है, समर्थन देना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, निम्नलिखित में भावात्मक पक्ष के उद्देश्य किसके द्वारा प्रतिपादित, जो भावात्मक पक्ष है उसके उद्देश्य किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, वो किए गए थे मसीहा द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से बौद्ध के अंतर्गत शामिल नहीं है। जो बौद्ध है आपका
उसके अंतर्गत शामिल वर्गीकरण करना शामिल नहीं है, उदाहरण देना सम्मिलित नहीं है, या इंगित करना सम्मिलित नहीं है, या तर्क देना सम्मिलित नहीं है। तो आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है? तर्क देना सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। क्वेश्चन नंबर 138 है, ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है। पदानुक्रम संगठन है वो कौन सा है? निष्पत्ति लक्ष्यों का, पठन कौशलों का, या पाठ्यक्रम संबंधी घोषणाओं का, या संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। तो यह आपका नहीं है। संगठन कौन सा? ब्लूम वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है। तो यह संगठन कौन सा आपका? संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से RCEM उपागम में प्रयोग संबंधी मानसिक प्रक्रिया है। कारण बताना, भविष्यवाणी करना, या परिकल्पना करना। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों ही हो जाएगी आपकी। कारण बताना भी है, ऑप्शन नंबर 4। भविष्यवाणी करना भी है और परिकल्पना करना भी है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए। क्वेश्चन नंबर 140 आपका, निम्न में से अनुदेशात्मक उद्देश्य प्रत्यक्षीकरण योग्यता या संबंधित है। जो प्रत्यक्षीकरण योग्यता है वो किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक से संबंधित है, या भावात्मक संबंधित है, या मनोगत्यात्मक संबंधित है, या व्यवहारात्मक संबंधित है। तो 140 में आपका आंसर हो जाएगा ये मनोगत्यात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए। निम्न में से विज्ञान का हिंदी से संबंधित उदाहरण है। विज्ञान का हिंदी से संबंधित उदाहरण कौन सा हो जाए? 37 से संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए। विज्ञान की किसी एक शाखा के विभिन्न प्रकरणों के मध्य सहसंबंध कहलाता है। विभिन्न प्रकरणों के मध्य सहसंबंध क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका समपार्श्विक सहसंबंध। ऑप्शन नंबर 1। सहसंबंध के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहसंबंध बच्चों से अर्जित ज्ञान के आधार पर करने का प्रयास करना है। शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों को संबंध करना है। किसी अन्य स्थिति में अस्वाभाविक जटिल संबंधता का उचित गठन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 143 में आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 144 क्या है? क्वेश्चन नंबर 144 आपका, विद्यार्थी द्वारा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा का पुनर्स्मरण करना उपयुक्त विज्ञान शिक्षण के किस उद्देश्य से संबंधित है? तो विज्ञान शिक्षण है उसी के ज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए। क्वेश्चन नंबर 145 दे रखा है हमें, निम्न में से शिक्षा जगत में सहसंबंध की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? सहसंबंध की नींव डालने का श्रेय है वो जाता है आपका JF हेल्बर्ट को। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विज्ञान शिक्षण के आग्रहण भावात्मक उद्देश्य से संबंधित है? तो आग्रहण और भावात्मक उद्देश्य से संबंधित है वो कौन सा है आपका? उद्दीपन के प्रति जागरूकता भी संबंधित है, उद्दीपन को ग्रहण करने की इच्छा भी संबंधित है, नियंत्रित रूप से ध्यान देने की क्षमता भी संबंधित है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए। क्वेश्चन नंबर 147 है आपका, उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो उद्देश्य है उससे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका स्पष्ट व पूर्ण मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है, सही है। इनका स्रोत समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र व संपूर्ण शिक्षा शास्त्र से है, ये गलत है। ये विशिष्ट प्रश्न होता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए। निम्न में से गुणांक सहसंबंध का अन्य नाम है। गुणांक जो सहसंबंध है उसका अन्य नाम क्या है? गुणांक सहसंबंध का अन्य नाम आपका क्षैतिज सहसंबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए। विद्यार्थी क्रियाकलाप करने के बाद जंग लगने का वैज्ञानिक कारण बता सकेंगे। उपरोक्त कथन विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य संबंधित है। यदि जंग लगने का कारण वो बता सकते हैं तो संबंधित किससे है? वो अवबोध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका 150वां क्वेश्चन, विद्यार्थी द्वारा आवर्त सारणी में वर्ग के नीचे की ओर तथा आवर्ती में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। उपरोक्त कथन विज्ञान शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है। किस उद्देश्य से संबंधित है? वो संबंधित है आपके मूल्यांकन से। आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप सभी के जो हमारे टेलीग्राम चैनल है कौन सा, पेपर एनालिसिस पॉइंट, इस पर यह पेपर डाला हुआ है। सभी पेपर डाले हुए हैं, जीके और आपके सब्जेक्ट के।
टेस्ट सीरीज शेड्यूल अनुसार शेड्यूल भी डाला हुआ है, उसके अनुसार सभी पेपर डाले हुए हैं। आप शेड्यूल के अनुसार टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही अंतिम समय में ये जो वीडियो देख के आप पेपर का एनालिसिस बहुत फास्ट कर सकते हैं सभी क्वेश्चनों का। और चैनल का नाम पेपर एनालिसिस पॉइंट है, इसे आगे देखिए। ये अपना QR कोड है पेपर एनालिसिस पॉइंट चैनल का, इसको स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट माइनर 2 हम कल लेके आएंगे।